आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है अफसरशाही और सियासत। अब आप सोच रहे होंगे कि अफसरशाही और सियासत से हमारी मुराद एक दूसरे से तालमेल की है, क्योंकि बगैर इन दोनों के तालमेल से सरकारी पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर और कानून का निफाज नहीं हो सकता। यानी कि कहा जा सकता है कि सरकार फैसले लेती है तो अफसरशाही इस फैसले का निफाज मुमकिन बनाती है। लेकिन इसके बरक्स कई मरतबा ये भी देखने को मिलता है कि अफसरशाही और सियासत की दूरी खत्म हो जाती है, यानी अफसरशाही सियासतदा बनने की चाह रखते हैं। मौजूदा वक्त में इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नाम है गुप्तेश्वर पांडे का, जिन्होंने डीजीपी होम गार्ड के ओहदे से वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले ली है। गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट की खबर के साथ ही उनके इलेक्शन लड़ने की खबरें भी गश्त करने लगी। हालांकि उन्होंने इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि बिहार के कई अजला में उनके चाहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ से इंतखाब लड़ूं। इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों से बात करके ही फैसला लेंगे। तो ये गुप्तेश्वर की कही हुई बातें हैं, लेकिन अगर बात जेडीयू और बीजेपी और कांग्रेस की करें तो उनका क्या कुछ कहना है, यही जानने के लिए हमने दो खास मेहमानों को मदऊ किया अपने प्रोग्राम दो रुख में। अजफर शमसी साहब, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, अपना स्टैंड रखने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, और साथ ही साथ अंशुल अभिजीत, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ, तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का स्टैंड रखने के लिए। सबसे पहले अंशुल साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या आपको इस खबर को सुनते ही हैरानी तो नहीं हुई? देखिए, ये हिंदुस्तानी जमहूरियत है। ये सबको दावत देते ही कि आइए हमसे मिलिए, सब आमंत्रित है यहाँ पर। हिंदुस्तानी जमहूरियत की ये खासियत है कि भाग ले सकते हैं, जो चाहे वो भाग ले सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ और वो ले भी सकते हैं। लेकिन एक दो बातें तो जरूर कहूंगा मैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सरकार में बिहार में बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऐसे हो रहे हैं जो वॉलंटरी स्कीम लेके रिटायर करके, प्रीमेच्योर कार्यकाल से पहले रिटायर करके और जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और ये पैटर्न बड़े दिन से चलता आ रहा है, कई सालों से, और इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है अजफर साहब, आपने सुना, क्या कोई पैटर्न बन रहा है अंदर खाने, या फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में बीजेपी से बातचीत हो गई, बीजेपी की टिकट पे वो लड़ने वाले हैं या जेडीयू की टिकट पे लड़ने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया है कि हो सकता है मैं इंतखाब लड़ूंगा, लेकिन अभी जाहिर तौर पर बताया नहीं है कहां से लड़ेंगे। लेकिन पार्टी अंदर खाने क्या कुछ सोच रही है? देखिए, डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। और सियासत जो है, राजनीति जो है, वो संभावनाओं का विषय है। इसमें दो राय नहीं है कि गुप्तेश्वर पांडे एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में और खास करके पुलिसिंग और पब्लिक में जो काम किया है उसमें वो मकबूल रहे हैं, और हर आदमी को ये इख्तियार है कि वो राजनीति में आ सकता है। जी ठीक है, हर आदमी को इख्तियार है, जमहूरियत इसकी इजाजत देती है अजफर साहब। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरफ इशारा अंशुल साहब ने किया, कि जेडीयू के दौरे इख्तिदार, एनडीए के दौरे इख्तिदार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पैटर्न बना चला जा रहा है? सवाल ये है कि एनडीए ने डेवलपमेंट का काम किया है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। और ये बात सही है कि जब तरक्की हुई है, जब विकास हुआ है, तो उससे हर तबका, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, सामान्य आदमी हो, ट्रेड यूनियनिस्ट हो, किसान हो, वो उससे प्रभावित हुए हैं। यानी आजादी के बाद से लेकर जो इस मुल्क में कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारों ने रही, उस 50-60 साल में कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारों ने केवल वोट बैंक की अर्थमेटिक की है। और उनकी वोट बैंक की अर्थमेटिक कभी वो मुसलमानों के साथ रहा, कभी दलितों के साथ रहा, कभी उन्होंने अक़लियतों का इस्तेमाल, इस्तेहसाल, उनका शोषण, उनका दोहन, उनका एक्सप्लॉयटेशन वोट बैंक के रूप में किया। लेकिन उनकी तरक्की और उनका डेवलपमेंट नहीं किया, चाहे वो सियासी तौर पे हो, समाजी तौर पे हो, माशी तौर पे हो, तालीमी तौर पर हो, वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आ गए। तो नतीजतन समाज का जब सभी तबका इस बात से प्रभावित हुआ कि एनडीए ने और हमारे मुल्क के
मकबूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब इस देश ने तरक्की किया, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा, आत्मनिर्भर भारत बना, और आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ बिहार भी जब आत्मनिर्भर हो रहा है तो यकीनन सबके अंदर जो है वो मोटिवेशन हो रहा है, और वो मोटिवेशन का कारण है कि आज ब्यूरोक्रेसी का भी तबका इस बात को देख रहा है कि वो समाज के अंदर काम करेंगे, वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। ठीक है, वो और बेहतर काम कर सकते ठीक। अंशुल साहब, अजफर साहब का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो समाज के किसी भी तबके को अपनी तरफ मोटिवेट और इंस्पायर कर लेती है, जो कि कांग्रेस में ऐसी बातें नहीं हैं। जो काम और जो नीतियों पर काम कर रही है बीजेपी, इससे दूर दूर है कांग्रेस, इसलिए समाज के हर तबके से जुड़े हुए लोग बीजेपी का रुख कर रहे हैं। सना जी, उनके बयान में मुझे हंसी आ रही है। वो इसलिए मैं बताता हूं कि जब भी बिहार की बात करते हैं और ये गुप्तेश्वर पांडे किसी व्यक्ति की बात करने लगते हैं, कभी हम बंबई की बात करते हैं, कल तो हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, चर्चा बिहार पे थी और राज्यसभा की बात कर रहे थे। बिहार की बात क्यों नहीं करते, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? और मैं उनसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे कोई माननीय प्रवक्ता है बीजेपी के, मुझे कोई निजी उनसे लड़ाई नहीं है, लेकिन सवाल तो हम जरूर पूछेंगे, वो कैसे बात कर रहे हैं। और मैं ये सवाल ठीक पूछना चाहता हूं, बिहार सरकार इस वक्त, बिहार सरकार की खासियत ये है कि उनकी अयोग्यता, देखिए आप बात तो सुनने दीजिए, मैंने भी आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनने दीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे, यही तो आपकी खासियत है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देते, सफाई दे रहे हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। अजफर साहब, आपको वक्त दिया जाएगा, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। अयोग्यता आपकी पहचान है, मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको, आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आप कह रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किया हमने, वो किया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सवाल कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, ये मत भूलिएगा, आप आवाम ने आपको हुकूमत का हक दिया है, लेकिन हमें सवाल पूछने का भी हक दिया है। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमें पूछने दीजिए, ये रोकिए मत। और बार बार रोकते रहते हैं क्योंकि आप सफाई दे ही नहीं सकते ना, आपके पास जवाब है ही नहीं, इसलिए आप बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, ये करते हैं। मुझे कुछ सवाल पूछने दीजिए। बहुत कुछ दिन पहले आपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 जून को बेरोजगारी की बात हमेशा करते हैं जब बिहार की बात आती है। देखिए वहां की हालत, देखिए वहां की बेबसी और वहां की पीड़ा, वहां की मायूसी। 20 जून को प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक के जोर जोर से ऐलान किया था एक रोजगार स्कीम का, खगड़िया में उसका उद्घाटन हुआ था वीडियो के जरिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो स्कीम श्रमिकों के लिए थी, मजदूरों के लिए थी कि जितने जो मजदूर आएंगे कि उनके मेहनत पे, उनके हुनर पे, उनके बल पे नौकरी दी जाएगी। मैं आपके सीधा सीधा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, आज तक एक भी व्यक्ति के, एक भी मजदूर को, एक भी श्रमिक को बिहार में इस स्कीम के अंतर्गत नौकरी दी गई है कि नहीं? मुझे सूची दिखाइए, मुझे वो दस्तावेज दिखाइए, वो कागजात दिखाइए। एक भी नहीं नौकरी दी गई है। ठीक है, अजफर साहब इसका जवाब देंगे। अजफर साहब, आपने शुरुआत इसी जवाब के साथ किया था कि डेवलपमेंट ही हुआ है बिहार में। जिस तरफ इशारे कर रहे हैं अंशुल जी, उसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? पहले कांग्रेस को अपने गरबा में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस ने जो 50-60 अरे प्रशासन में तो आप हैं, सरकार तो आपकी है, हम कहां जाके देखें? आप सुन तो लीजिए, आप 20 लाख जो है, अरे आप कह रहे मुझे जाके देखना चाहिए। सरकार आपकी है, हथियार आपके हैं, हथकंडे आपके हैं। 1,500 से ज्यादा गाड़ियों से मजदूरों को बिहार लाया गया, 20 लाख मजदूर आए, नवंबर तक उनको मुफ्त भोजन दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? बिहार आज आत्मनिर्भर हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, और सबसे ज्यादा पर डे टेस्टिंग जो है बिहार के अंदर देश में हो गई है। आप क्या बात कर रहे हैं? और बिहार के अंदर आप देखें, IIT है, इंजीनियरिंग, हर जिले में इंजीनियरिंग। ठीक है, आप मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं, मुद्दे से आप भटक रहे हैं। ठीक है, मुद्दे से आप भटक रहे हैं। बिहार का मुद्दा है सना जी, बिहार का मुद्दा है, बिहार की तो बात होगी नहीं, ऑब्वियसली होगी, लेकिन जो सवाल आपने किया उसका जवाब अजफर साहब दे रहे हैं। मेरा सवाल अजफर साहब से ये है कि टिकट को लेकर आपने तो साफ ही नहीं की तस्वीर, टिकट को लेकर तो तस्वीर ही नहीं साफ की अजफर साहब। पिछले जंगल राज में 98,000 नौकरी थी और अभी 7,000 नौकरी मिली। 4 लाख नियोजित शिक्षक हुए, डॉक्टर हुए,
इंजीनियर हुए, अगर आप उनसे पूछिए कि ये डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर की बहाली हुई कि नहीं हुई, उद्योग धंधे फूड प्रोसेसिंग के खुले कि नहीं खुले, मखाना उद्योग बढ़ा कि नहीं, दूध फैक्ट्रियां बढ़ी कि नहीं, दूध फैक्ट्री बनी कि नहीं, मछली उद्योग बढ़ा कि नहीं, नीली क्रांति हुई कि नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। मनरेगा के अंदर काम करने वाले अनऑर्गेनाइज कोरोना से मुतासिर जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, दस्त है, आर्थिक स्थिति दस्त है, बेरोजगारी है वहां पर। चिकित्सा ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, वहां पर जितने भी इदारे हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब खत्म हो चुके हैं वहां पर। आप देखिए कोरोना से मुतासिर जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, रोज 1500-1600 लोग हैं। सना जी पूछिए आप, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कुछ और, उनकी लापरवाही का, उनकी अयोग्यता का मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं। अगर वो शांत हो जाए, ठीक है, मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूं। एक सेकंड अजफर साहब आपको रोकूंगी। अंशुल साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि कुछ देर पहले आपने कहा था कि जेडीयू के दौर इख्तिदार में बीजेपी के साथ जो गवर्नमेंट है वहां पर बिहार में पैटर्न एक बन गया है कि अफसर शाह और बन रहे हैं, सियासत में कदम रख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के दौर इख्तिदार में ऐसा नहीं हुआ? कई लिस्ट है, कई नाम है, जिसमें अजीत जोगी है, बहुत सारे ऐसे नाम है। अगर दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का बड़ा नाम सामने है, जो हाल ही में अब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, यशवंत सिन्हा है। मैंने ये कहा कि जेडीयू में एक पैटर्न और बन गया है, एक स्थापित हो चुका है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है कि वीआरएस स्कीम के जरिए लोगों को अंदर दिया जाए ना। इसमें कोई बुरी बात, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है यहाँ पर, गैर कानूनी नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे अफसर वहां जाके कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना। बात करना चाहते हैं, मैं बात करता हूं। या फिर कांग्रेस इस हवाले से ये कहना चाहती है कि जब कोई सिविल सर्वेंट अगर रिटायरमेंट लेता है या रिटायर हो रहा है, तो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करने से नियम लागू होते हैं, उसी तरह से सियासत में जाने पर भी नियम का निफाज होना चाहिए, रूल का निफाज होना चाहिए उस पर। कांग्रेस ये चाहती है क्या? क्लैरिफाई करिए जी। नहीं, ये कोई बंदिश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी जमहूरियत का उसूल है। जो चाहे वो उसमें भागीदार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे मैं नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि वहां से लड़ेंगे, कोई कह रहा है बक्सर से लड़ेंगे, बेगूसराय से लड़ेंगे, शाहपुर से लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं बिहार के बारे में। मेरे पास बक्सर से भी फोन आते हैं, सासाराम से, मोहनिया से, भभुआ से। वो गुप्तेश्वर पांडे जी की बात नहीं करते हैं कि हमारा कितना लगाव है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, अपनी पीड़ा, अपनी बेबसी की बात करते हैं। इस तरह के फोन मुझे आते हैं। तो आप व्यक्ति को लेके बिहार की राजनीति के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति एक बहुत ही गंभीरता का विषय है, और जो वहां पर हो रहा है वो एक बहुत गंभीरता का विषय है। अब मैं आपको एक आध उदाहरण देता हूं। आप अफसरशाही की बात करते हैं, आप राजनीति की बात करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं लापरवाही की, और मैं जवाब भी चाहता हूं। कुछ दिन पहले गोपालगंज में एक पुल बाढ़ के कारण बह गया। 365 करोड़ रुपए का वो पुल बनाया गया पुल था। कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो जाके बह गया। और देखिए ये क्या बात हुई। और उसके बाद तो ये बड़ा गंभीरता का विषय है, लेकिन बयान क्या आता है वहां पे पीडब्ल्यू मिनिस्टर का? बयान ये आता है कि प्राकृतिक आपदा है, ऐसा होता है, प्राकृतिक आपदा है, ऐसा होता है। तो ये व्यक्तित्व की बात करें। अब देखिए वो कहने लगे, ये बयान मैंने नहीं दिया, उन्होंने बोला प्राकृतिक आपदा ऐसा तो होता है। अरे भगवान की मर्जी, बिहार अब ऑटो पायलट पे चल रहा है। गुप्तेश्वर पांडे जी इसको संभाल नहीं पाएंगे। बिहार ऑटो पायलट पे चल रहा है सना जी, इसको कोई पांडे जी न कोई और व्यक्ति संभाल पाएंगे। और मैं खास ही मुद्दों की बात करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता का विषय है ये। एक व्यक्ति आए, उस जेडीयू में आए, जेडीयू को तो हमने देख लिया लापरवाह है और अयोग्य है, अक्षम है, ये कुछ कर भी नहीं सकती, काबिलियत भी नहीं है, ये तो है। और देखिए आप पीडब्ल्यू मिनिस्टर का बयान, ये तो टेलीविजन पे आया ना, तो ये तो मैंने कहा भी नहीं, ये मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ, ये फेक न्यूज भी नहीं है। ये तो उन्होंने बयान टेलीविजन पे दिया कि भाई ऐसा होता है प्राकृतिक आपदा। आप जानते हैं पिछले पटना में क्या हुआ? पिछले साल पटना जो नगरी है वो समुद्र बन गई, महानगरी समुद्र बन गई। जी, सबने तस्वीरें देखी थी। अजफर शमसी साहब,
अपोजिशन के मुताबिक बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के भी मसले हैं, हम भी न्यूज़ पढ़ते हैं डेली, अपने नाजरीन तक वो पहुंचाते हैं। अगर बात उर्दू टीचर्स की कर ली जाए तो उन पर भी डंडा कुछ दिनों पहले बरसाया गया। तो जाहिर सी बात है, जब मसले मसाइल होंगे तो सवाल तो लाजमी होगा, सरकार से सवाल किया जाएगा और सरकार को जवाब देना होगा। बिल्कुल, मैं बड़ी गंभीरता के साथ बता रहा हूँ। पहली बात तो ये इन्होंने कहा पुल बह गया, अप्रोच पक्ष टूटा था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि साफ बिल्कुल है, फर्क बिल्कुल साफ है। यानी 15 साल पहले और 15 साल बाद इस एनडीए की सरकार में चाहे सड़क हो, बिजली हो, एग्रीकल्चर हो, पुल निर्माण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, पानी हर क्षेत्र में मिला है। यानी कि जिस प्रकार का विकास हुआ है वो तो बिल्कुल क्रेडिबल है और वो बिहार के लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार का विकास हुआ है वो सारे विकास को उन्होंने देखा है। और ये क्या बोलेंगे, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। 2005-06 में स्वास्थ्य का बजट 1000 करोड़ था, जो 2020 ठीक है। अजफर साहब ये बताइएगा, गुप्तेश्वर पांडे जब डीजीपी थे उस वक्त सुशांत सिंह मामले में, खुदकुशी मामले में उन्होंने रिमार्क किया था जो काफी सुर्खियों में रहे थे। तो क्या तैयारियां पहले ही हो गई थी? 2009 में भी उन्होंने वीआरएस ले लिया था, फिर अचानक 9 महीने के बाद उन्होंने फिर से ज्वाइन किया था, तब भी हैरानी हुई थी। तो आखिर ऐसे फैसले किस तरह से बगैर पॉलिटिशियंस के बैकअप से, सपोर्ट के कैसे हो जाता है? एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। देश में की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के सबसे ज्यादा सदस्य है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी टिकट देगी गुप्तेश्वर को? मैं तो कह रहा हूँ नहीं तो क्या बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देगी? उसी पार्टी में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देश के ठीक है, पार्टी आप नहीं बता रहे हैं। जेडीयू या बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव, कहाँ से लड़ेंगे? वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर या बक्सर? हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, हमारी नीति, नेता और नियत साफ है। नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। आपने कहा ना पार्टी, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन कहां से लड़ेंगे यही बता दीजिए। न्यूज़ 18 उर्दू आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार के अच्छे कार्यों से और डेवलपमेंट को देख करके, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, किसान हो, ट्रेड यूनियनिस्ट हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो क्या निर्णय लेंगे ये अलग बात है। ये सही है कि गुप्तेश्वर पांडे एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने जो पुलिसिंग की थी उसमें उन्होंने समाज का भी सहयोग लिया था, तो नेचुरल है कि ये उनका नहीं। इसका खाका तो पहले ही बन गया था सर। अजफर साहब, इसका खाका तो पहले ही बन गया था ना, आप बताना नहीं चाह रहे। शुरुआत हालिया शुरुआत तो सुशांत केस से ही हो गई थी। ये आपका स्पेकुलेशन है। जब वो यहाँ पर डीजीपी थे तो नेचुरल है कि जब कांग्रेस का डबल रोल था, बिहार में कुछ बोलती है, महाराष्ट्र में कुछ बोलती है, वहां पर एफआईआर नहीं हुआ, वहां पर कोई जांच नहीं हो रही थी। बिहार के अंदर जब जांच हुआ और सुशांत सिंह के जब पिताजी ने इस बात के लिए कहा कि सीबीआई जांच हो, तो बिहार की सरकार ने रिकमेंड किया और उसके बाद सीबीआई जांच हुई। किस प्रकार से बिहार के पदाधिकारियों को रोकने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर में किया। तो ये कांग्रेस वाले डबल रोल के लोग हैं, इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनका दोहरा चरित्र है। सरकार आपकी है, अयोग्य आप लोग हैं और बार बार कांग्रेस की बात आ जाती है, यही तो प्रॉब्लम है सना जी। और मुझे जवाब देने दीजिए, इनको कह रहे हैं बार बार कांग्रेस को बीच में ला रहे हैं। बिहार के जब एसपी गए क्वारंटाइन कर दिया महाराष्ट्र में, आप बार बार कांग्रेस को क्यों ला रहे हैं? सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है आवाम को। जब यहाँ से पदाधिकारी जाते हैं तो देखिए जनादेश आपको मिला है एयरपोर्ट पर। नहीं देखिए अंशुल साहब, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। जब यहाँ से कोई आला अफसर जाता है तो महाराष्ट्र में उसे क्वारंटीन कर दिया गया, जो उसकी जांच के लिए जाता है। तो सवाल तो उठने लाजमी है, सवाल तो कांग्रेस से होगा क्योंकि आपकी सरकार है, वहां पर 3 पहियों वाली सरकार है। ये आप मुझे बताइए सना जी कि जो पांडे जी हैं, इनके भविष्य पे इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या बिहार का मुस्तकबिल उनके हाथों में गिरवी रहेगा क्या? इलेक्शन लड़े, जेडीयू से लड़े या बीजेपी से लड़े, जहां से भी लड़े, उनका जैसा भी बैकग्राउंड हो, जहां तो से कांग्रेस को कहीं ना कहीं शुबा है कि आखिर इतनी दिलचस्पी बीजेपी और जेडीयू,
क्यों दिखा रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कई प्लेटफॉर्म से नीतीश कुमार की भी तारीफ करते ही रहे हैं, हमेशा ये देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस जो उठा रही है अजफर साहब, कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है पार्टी? वही तो पूछना चाहते हैं सब लोग, इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? क्या खासियत है? बिहार की समस्याएं क्या वो उनका समाधान गुप्तेश्वर पांडे जी है क्या? देश के वजीर आजम में दिलचस्पी है, डेवलपमेंट में दिलचस्पी है, विकास में दिलचस्पी है। ऐसा लग तो नहीं रहा है। आपकी नजर हमेशा मुंबई पे होती है या राज्यसभा पे होती है, बिहार के सिवाय आपके लोगों की नजर सब जगह होती है, और इसलिए बिहार के ये हालात हैं। बिहार की हकीकत ये है, और मुझे रोज फोन आते हैं, मैं खुद बिहार जाता हूँ। जमीनी हकीकत क्या है ये तो जानते ही नहीं। ये देश से खत्म हो रही है, बेरोजगारी है, बेहाली है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, देश के वजीर आजम का सवाल है, देश के वजीर आजम पर यकीन है। अजफर शमसी साहब, गुप्तेश्वर पांडे पर लॉ एंड ऑर्डर में नाकामी के भी इल्जामात लगते रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू की तरफ वो इशारे कर रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका इंतखाब जनता करेगी, तो ऐसे में जब वो सियासत में आ जाएंगे तो जो इल्जामात उन पे लग रहे थे वो तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में जो काम किया, हाँ। उनके जो अच्छे काम हैं, या उन्होंने जो पुलिसिंग में जनता का सहयोग लिया और जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, तो जो उनके अच्छे काम है, यकीनन उनके अच्छे कामों की तारीफ होगी। नरेंद्र मोदी जी, उसकी चर्चा नहीं है, हम बस इतना जानते हैं 2-3 महीने तक उनके बयान टेलीविजन पे आते रहे और उनके जो गुफ्तगू का अंदाज था वो सबको पसंद नहीं आया। अरे भाई, आप क्यों कांग्रेस वाले परेशान हो रहे हैं? क्यों कांग्रेस वाले? कांग्रेस तो पूरे देश मेरे नाम से निजी लड़ाई है ना, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं तो आया हूँ बिहार के बारे में बात करने के लिए। हाँ, व्यक्ति को ले लें आप, कांग्रेस हताश हो निराश है, कांग्रेस हताश हो निराश है, कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस अपने पांव पे चल नहीं सकती है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर 50 सालों के अंदर हिंदुस्तान को जमीन पर डाल दिया। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में दुनिया के अंदर में इंडिया से फोर्स और भारत विश्व गुरु देखिए सना जी, मैं कुछ डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्योंकि ऐसे तो फिर कुछ होगा ही नहीं बयान से। प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं। बोलिए अंशुल साहब। अजफर साहब एक सेकंड के लिए चुप रहिए। देखिए, बिहार सरकार कह रही है कि यहाँ पे डिजिटल पॉवर्टी है। नहीं, कांग्रेस, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को इसमें बुराई क्यों दिख रही है? आपने कहा कि दिलचस्पी आखिर क्या, ये सवाल ठीक है बनता है, लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर सियासत में जा रहा है और वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सियासत को भी चमका दे तो इसमें बुराई नहीं। मुबारकबाद, लेकिन बिहार के बारे में भी बात करते हैं। क्या चमकाएंगे? चमकाने के लिए क्या बचा है? वहां पर सब तो विनाश हो चुका है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। हाँ, जरूर आए। जमहूरियत में ऐसा होता है कि जहां जाए कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं, जरूर जाए। लेकिन बिहार की बात करें, क्या चमकाएंगे? क्या वो बिहार का मुस्तकबिल वहां पर बिल्कुल ये चमका देंगे? कैसे करेंगे? और मैं शिक्षा की बात एक एक करके मुद्दा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। वो स्कूल तो बच्चे जा नहीं रहे हैं, वहां कह रहे हैं डिजिटल पॉवर्टी है, और यहां पर आपके पास सारी सामग्री है प्रचार के लिए। हजारों टीवी स्क्रीन आपके डिजिटल रैलीज के लिए उपलब्ध है, लेकिन पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। अजफर साहब जवाब दीजिए। रैलीज में भाजपा पर ये लगातार इल्जाम लगते रहे हैं कि रैलीज में करोड़ों के खर्चे होते हैं। अभी तो खैर चलिए कोरोना है, वर्चुअल रैली में भी भाजपा खर्चा करती है, जेडीयू खर्च करती है, तो रैलीज में पैसा आ जाता है लेकिन जनता के लिए पैसा नहीं आता। गाँव ग्राम के बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, गांव ग्राम के बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप जरा देख लीजिए कि 2001 में बिहार शिक्षा बजट क्या था, 2448 करोड़ था, और 2005 में जो ये बजट था। कांग्रेस के अपने अपने स्टैंड हैं, वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अंशुल साहब आपका अपना पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए, साथ ही साथ अजफर साहब आपका भी हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ दो रुख में इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब। आपके बाद घर का खर्चा कैसे